Hello students, welcome back. In the last lecture we were discussing about quantum numbers. आज हम quantum numbers से related एक rule पढ़ते हैं. This rule is called Pauli's exclusion principle या Pauli's exclusion rule. इस rule की statement क्या है? ये rule कहता है no two electron in an atom can have same set of four quantum numbers. इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास किसी एटम के अंदर तीन क्वांटम नंबर जो है वो मैक्सिमम सेम आ सकते हैं. चौथा क्वांटम नंबर कभी भी आपको सेम नहीं मिलेगा. तो मान लो सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. तो 2p का मतलब n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू जो है वो -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है. लेट अस सपोज दिस इज -1. तो s की वैल्यू मैंने ये मान लिया कि इस पहले इलेक्ट्रॉन की s की वैल्यू थी +12. तो अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑर्बिटल में भरता हूं, if second electron is filled in the same orbital, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मैंने इसी ऑर्बिटल में भर दिया, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, l की वैल्यू 1 रहेगी, m की वैल्यू भी -1 रहेगी, लेकिन स्पिन जो है वो अब इन्वर्स करनी पड़ेगी. तो ये कहना था पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल का. अब देखो बच्चों, स्पिन क्यों अपोजिट करनी पड़ती है? आपने जब स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था तब आपने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है, इस पे चार्ज होता है, और जब ये स्पिन करता है तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है इस स्पिन की वजह से, जैसा कि अर्थ करती है. अर्थ के अंदर भी क्या है? डाइपोल है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. अब अगर मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल के अंदर फिल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अपोजिट करना पड़ेगा, ताकि इसके स्पिन करने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो अपोजिट हो और ये दोनों इजीली पेयर हो जाएं. अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तुम इसी डायरेक्शन में स्पिन करवा देते हो तो इन दोनों के डाइपोल जो जनरेट होंगे वो सेम हो जाएंगे, और ऐसे केस में क्या हो जाता है? रिपल्शन. तो ये दो इलेक्ट्रॉन आप कभी भी एक ऑर्बिटल में फिल कर ही नहीं पाओगे. तो इस वजह से ये रूल दिया गया था कि आपके पास ऐसे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते किसी एटम के अंदर जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो. आपको मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम मिल सकते हैं. चौथे क्वांटम नंबर में आपको डिफरेंस बिल्कुल डेफिनेटली दिखाई देगा. इस वजह से ये स्टेटमेंट बोली जाती है कि किसी भी एटम में ऐसे कोई दो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम हो. ये रूल जो है वो आगे हमें यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की जब हम फिलिंग की बात करेंगे तब. तो अब मैं आपको अगर क्वांटम नंबर लिखने के लिए सपोज ये क्वेश्चन देता हूं तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं. राइट द क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स filled in 2s 4s 2p ऑर्बिटल्स. तो देखो 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसके 4 क्वांटम नंबर कौन से आएंगे? n की वैल्यू क्या रहेगी? 2, l की वैल्यू रहेगी 0, nl की वैल्यू भी रहेगी 0, और s की वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर इट कैन बी +12 और इट कैन बी -12. तो मैंने यहाँ पर +12 लिखा है, लेकिन अगर कोई बच्चा -12 भी लिख देता है तो भी वो ठीक रहेगा. इसके अगर हम चारों क्वांटम नंबर लिखें तो n = 4, l = 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू यहाँ पर भी आप
या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ ले सकते हैं। 2p के केस में हम देखते हैं n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, ml की वैल्यू, अब देखो इसके अंदर क्या होता है 3 ml की वैल्यूज आती हैं, तो आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, +1 लिख सकते हो। तो ये -1 हो गया और स्पिन की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम प्लस हाफ लिख सकते हैं। तो देखो अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है तो आपको क्वांटम नंबर्स में डिफरेंस दिखाई देगा। अगर ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाएं, इसके ये दोनों क्वांटम नंबर सेम हैं, लेकिन बाकी 2 क्वांटम नंबर्स में डिफरेंस आपको साफ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप क्वांटम नंबर जो है वो लिखकर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी एटम में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते जिसके सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम मिल जाए। अब हम बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। अब देखो इस चीज को, जो ऑर्बिटल्स हमने लिखने सीखे, पहले हम इन ऑर्बिटल्स को बनाना और सीख लेते हैं कि हम किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं आगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। जो भी n is equal to 1 ऑर्बिटल, 1 प्रिंसिपल शेल होता है हमारा, दिस इज द प्रिंसिपल शेल। तो इसके अंदर कितने सबशेल होते हैं? एक ही सबशेल होता है, l is equal to 0 का मतलब s सबशेल। और इस s सबशेल में ऑर्बिटल जो होता है उसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये s ऑर्बिटल आ गया, इसको s ऑर्बिटल ही बोला जाएगा क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस s ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं एक बॉक्स से, और ये ऑर्बिटल जो है वो लिखा जाता है 1s ऑर्बिटल। तो जितनी ml की वैल्यूज उतने ही बॉक्सेस बनाने वाले हैं हम आगे आने वाले पोर्शन के अंदर। सेकंड देखो n is equal to 2 है हमारे पास, मतलब सेकंड प्रिंसिपल शेल हो गया हमारा। तो l की वैल्यूज क्या आएंगी? 0 and 1। l की वैल्यू जब 0 होती है तो ये कहलाता है s सबशेल, 1 होती है तो कहलाता है p सबशेल। अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो s सबशेल था तो यहां पर एक बॉक्स बनेगा और ये हो गया हमारा 2s ऑर्बिटल। दिस इज 2s ऑर्बिटल, इसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है p, तो इसको p के अंदर जब हम वैल्यूज देखते हैं ml की वैल्यूज, तो यहां तो a की वैल्यू आई थी, लेकिन यहां पर ml की वैल्यूज जब आप देखोगे -1, 0, +1, 3 वैल्यूज आती हैं। तो ऐसे केस में 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे एक साथ। ये 3 बॉक्स कौन कौन से हैं? इनमें से एक -1, 0 और +1। -1 वाले को हम क्या बोलते हैं? 2py, दिस इज कॉल्ड 2pz एंड दिस इज कॉल्ड 2px। तो इन 3 ऑर्बिटल्स को हम इकट्ठे 3 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करने वाले हैं आगे, और इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में ये भी लिख दिया जाता है, दिस इज 2p ऑर्बिटल। n is equal to 3 जब आता है तो हमारे पास l की कितनी वैल्यूज आएंगी? तो हमारे पास l की वैल्यूज आएंगी 3। l is equal to 0, l is equal to 1, l is equal to 2। अब देखो यहां पर ml की वैल्यूज क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी 0, एक वैल्यू आ रही है इसलिए एक सिंगल बॉक्स बनेगा, और इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा? दिस इज 3s ऑर्बिटल। तो एक सिंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। यहां पर ml की वैल्यूज आप देखोगे तो 3 वैल्यूज आएंगी, -1, 0 एंड +1। क्योंकि 3 वैल्यूज आ रही हैं इसलिए 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे हमें। ये बॉक्स कौन कौन से हैं? -1, 0, +1, इसको बोलेंगे 3py, इसको 3pz, और ये है 3px। तो इसको कंबाइंडली 3p ऑर्बिटल भी लिख दिया जाता है, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज 3p ऑर्बिटल। हर बार डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई करने से बेटर है कंबाइंड लिख दो। तो जब भी p आता है तो 3 ऑर्बिटल बनते हैं, जब भी s आता है एक सिंगल ऑर्बिटल बनता है। अब इसको देखते हैं,
यहां पर ml की वैल्यूज कितनी आती है बच्चों, -2 -1 0 +1 +2, 5 वैल्यूज आ रही है तो 5 बॉक्स बनेंगे। दिस इज -2 -1 0 +1 एंड +2। आपको इनकी वैल्यूज बताई थी, दिस इज कॉल्ड dxy। तो थर्ड प्रिंसिपल शेल था हमारा 3dxy हो गया। ये -1 जो आता है ये 3dyz, 0 जो रहता है दिस इज 3dz², +1 जो रहता है दिस इज 3dxz, और +2 जो रहता है दिस इज 3dx² - y²। तो ये वैल्यूज थी इन ऑर्बिटल्स की, और इनको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन लिखने से बेटर है इसको आप 3d ऑर्बिटल सीधा लिख दीजिए। तो कितने बॉक्स हम बनाने वाले हैं आगे, ये डिपेंड करता है ml वैल्यूज पे। जितनी ml वैल्यूज उतने ही बॉक्सेस, ठीक है। और इन बॉक्सेस को क्या बोला जाएगा, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ये वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो जब हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट किया था तब हमने ये बोला था ऑर्बिटल इज अ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करने वाले हैं और इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं आगे जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है इसके अंदर। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो बच्चों, मैं आपको पहला रूल बताता हूँ इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए। सबसे पहले हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, सबसे पहला रूल आता है दिस इज कॉल्ड ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। इसको n+l रूल भी बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड n+l रूल। ये रूल हमें ये बताता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, और आप जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे इन ऑर्बिटल्स में तो किस ऑर्डर में फिल किए जाएंगे। यहां पर स्टेटमेंट आती है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in orbitals take place in the order of their increasing energy। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन्स फिल जब करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तो आप बढ़ती हुई एनर्जी के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। मतलब सबसे पहले वो एटॉमिक ऑर्बिटल फिल किया जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, उसके बाद वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा थी, उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती रहेगी और इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले ऑर्बिटल्स में फिल करे जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं द इलेक्ट्रॉन्स इज फिल्ड फर्स्ट इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। और हम ये पता कैसे लगाएंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कम है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिसाइडेड यूजिंग n+l रूल। तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरना है जिसकी एनर्जी कम है, और एनर्जी डिपेंड करती है n+l की वैल्यू पे। मतलब लोअर इज द वैल्यू ऑफ n+l, लोअर इज द वैल्यू ऑफ n+l, लोअर इज द एनर्जी, उतनी ही कम एनर्जी होगी, and hence the electron is filled first in that orbital। अब देखो हमारे पास 1s ऑर्बिटल है जिसको अभी हमने पीछे एक बॉक्स से बनाया था, 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है जिसको 3 बॉक्स से हम बना रहे थे। हमें ये पता करना है कि इन तीनों में से सबसे कम एनर्जी किसकी है, क्योंकि जिसकी कम एनर्जी होगी वो पहले भरा जाएगा। इस
फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो हमें n प्लस एल की वैल्यू निकालनी है, तो हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक में n की वैल्यू रहेगी, एक में l की वैल्यू और एक में n प्लस m की वैल्यू। सबसे पहला ऑर्बिटल, ये सारे क्या दे रखे हैं, दीज आर ऑर्बिटल्स। सबसे पहला ऑर्बिटल है 1s, n की वैल्यू क्या है इसमें 1, s लिखा है तो मतलब l की वैल्यू हो गई 0, 1 प्लस l कितना आ गया 1, तो ये n प्लस l की वैल्यू आ गई। अब देखो इसको 2s, n की वैल्यू क्या हो गई 2, l की वैल्यू 0, n प्लस l कितना आ गया 2। इसको देखिए 2p, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, n प्लस l कितना हो गया 3। तो जैसा कि आप देख रहे हो n प्लस l की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका ये मतलब हुआ इसकी वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम है और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। ये जब पूरा भर जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, ये जब पूरा भर जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ एनर्जी बढ़ती हुई जा रही है। तो n प्लस l की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में बाद में भरे जाएंगे। तो ये मतलब था इसका। अब हम और भी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी n प्लस l की वैल्यूज भी निकालते हैं इसी तरीके से। 3s, 3p, 3d, तो यहां पर n की वैल्यू क्या आएगी 3, l की वैल्यू आएगी 0, n प्लस l कितना आ गया 3। अब देखो बच्चों, अभी आपने 2p निकाला था, 2p की n प्लस l की वैल्यू भी 3 आ रही थी और 3s की n प्लस l की वैल्यू भी 3 आ गई, तो सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पर n प्लस l की। 3s और 2p इन दोनों की n प्लस l वैल्यू सेम आती है। 3p जो है इस केस में क्या हो जाएगा n प्लस l की वैल्यू 4, इस केस में क्या हो जाएगा n प्लस l की वैल्यू 5। तो अगर कोई दो ऑर्बिटल ऐसे आ जाएं जिनकी n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए हमारे पास, तो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो हम इस सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं, द ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l if two orbitals have same value of n plus l, then orbital having lower value of n is filled first। तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर दो ऑर्बिटल्स ऐसे आ गए, जैसे कि ये केस था हमारे पास 2p की n प्लस l की वैल्यू भी 3 और 3s की n प्लस l की वैल्यू भी 3, तो ऐसे केस में क्या करना है, जिस ऑर्बिटल की n वैल्यू लो है, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है 2 और यहां पर n की वैल्यू 3, तो ये वैल्यू छोटी है, तो जिसकी वैल्यू छोटी है n की उसकी एनर्जी कम होती है और वो पहले भरा जाता है। तो आप इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम 2p जो है इसको पहले भरेंगे 3s से, बिकॉज एनर्जी ऑफ 2p इज लेस देन 3s। सो ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया। तो ये आ गई हमारे पास 3p और 3d की वैल्यू। अब देखो बच्चों, ये वैल्यू आप नोट कर लेना, मैं आपको आगे और भी दिखा रहा हूं जिनकी सेम वैल्यू आ जाती है n प्लस l की। 4s, n की वैल्यू क्या आएगी 4, l की वैल्यू क्या आएगी 0, n प्लस l कितना आएगा 4। यहां भी वैल्यू 4 आ रही है, यहां भी वैल्यू 4 आ रही है। तो इन दोनों में से कम एनर्जी किसकी होगी, ये स्टेटमेंट लिखी हुई, जिसकी n की वैल्यू छोटी उसकी एनर्जी कम। तो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी 4 है, तो ये लोअर एनर्जी का रहेगा, मतलब 3p जो है वो पहले भरा जाएगा। अगर 4s के बाद में 4p लिख दिया जाए तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, 4 प्लस 1 5। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ गई, ये 3d था, ये 4p है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू छोटी है, यहाँ पर n की वैल्यू बड़ी है, तो ये लोअर एनर्जी का रहेगा और इसको पहले भरा जाएगा। तो इस तरीके से हम n प्लस l रूल का यूज करते हैं और ये पता लगाते हैं किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। तो इस अवमव प्रिंसिपल का यूज करके एक डायग्राम जो है वो मैं बना देता हूं। दिस इज कॉल्ड
एनर्जी लेवल डायग्राम। इस डायग्राम का यूज करके आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे आगे। यहां पर आपको एक ट्रायंगल जो है वो बनाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखो बच्चों, अगर मैं n प्लस एल की वैल्यू जो है वो साथ साथ लिखता जाऊं, 1s के केस में n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो 1s की वैल्यू आ गई 1। 2s की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 0 दैट इज 2। 2p की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 1 दैट इज 3। 3s की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 0 दैट इज 3। लेकिन इसकी n की वैल्यू छोटी है तो ये पहले भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम भरते हैं 1s को, ये एरो है, इस डायरेक्शन में आपको आना है। इसके बाद में आप यहां से जाओगे वापस यहाँ पे, फिर आप 2s को भरोगे, फिर आप यहां से वापस जाएंगे यहाँ पे, फिर आप 2p को भरेंगे और उसके बाद आप 3s को भरेंगे। तो अकॉर्डिंग टू n प्लस एल 2p की वैल्यू कम थी, 3s की ज्यादा थी, इस वजह से एरो इधर आती है। फिर हम वापस जाएंगे इधर, 3s के बाद 3p भरा जाएगा और फिर 4s भरा जाएगा। तो अगर मैं 3p की n प्लस एल की वैल्यू देखता हूं तो 3 प्लस 1 दैट इज 4, और 4s की n प्लस एल की वैल्यू देखता हूं 4 प्लस 0 दैट इज 4। तो इन दोनों की भी वैल्यू सेम थी, लेकिन ये लोअर था ये हायर था, तो इसलिए इसको पहले भरा गया, इसको बाद में। तो इस तरीके से हम सभी की n प्लस एल की वैल्यूज जो है वो लिखते जाएंगे और ऑर्डर बनाते जाएंगे। 3d के केस में क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 दैट इज 5। फिर 4p के केस में क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 दैट इज 5। फिर 5s के केस में क्या हो जाएगा, 5 प्लस 0 दैट इज 5। तीनों की वैल्यू सेम आ गई n प्लस एल की, लेकिन इसका n छोटा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो इसलिए ऑर्डर अब रहेगा ये। पहले 3d भरा जाएगा, फिर 4p, फिर 5s। तो ये एरो की डायरेक्शन इधर है, तो आपको इधर से भरते हुए यहां पर आना है। तो यहां से आप वापस जाएंगे इधर और यहां से आप आएंगे आगे। तो इस तरीके से आप ऑर्डर बनाते जाएंगे। फिर इसके बाद देखो 5s के बाद में हमें 4d भरना पड़ेगा। 4d के केस में क्या आ जाती है, n प्लस एल की वैल्यू 6। इसके बाद में 5p, n प्लस एल की वैल्यू 6। इसके बाद में 6s, n प्लस एल की वैल्यू 6। यहां पर भी सेम वैल्यूज आ रही थी, लेकिन लोअर n वैल्यू जो है वो लोअर एनर्जी का है। तो हम यहां से वापस जाते हैं इधर, फिर दोबारा हम इसको भरते हुए आएंगे। पहले 4d को भरा जाएगा, फिर 5p को, फिर 6s को। तो इस तरीके से ये ऑर्डर जो है वो बनता जाएगा। अब देखो आप 6s के बाद में जो है वो हम किसको भरें, तो यहां पर हम भरते हैं 4f, 5d, 6p, 7s। 4f का मतलब हो गया 4 प्लस 3 दैट इज 7। 5d का मतलब हो गया 5 प्लस 2 दैट इज 7। 6p का मतलब हो गया 6 प्लस 1 दैट इज 7। 7s का मतलब 7 प्लस 0 दैट इज 7। तो 4f, 5d, 6p, 7s। अब ये ऑर्डर हो जाएगा, पहले आप 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s को बनेंगे। तो यहां से आप वापस जाएंगे पीछे की तरफ और यहां से आप भरते हुए ऑर्बिटल्स को इधर लेके आएंगे। फिर इसके बाद 5f के बाद जो 7s के बाद आता है नेक्स्ट नंबर 5f का। 5 प्लस 3 दैट इज 8। फिर 6d, 6 प्लस 2 दैट इज 8। फिर 7p, 7 प्लस 1 दैट इज 8। फिर 8s, 8 प्लस 0 दैट इज 8। तो बच्चों हमारे पास फिलहाल जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, वो हमारे 6p के ऊपर आके खत्म हो जाते हैं। 8s ऐसा कोई एलिमेंट अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, तो 7p जो है
वहां पर आने के बाद हमारे पास और एलिमेंट्स नहीं है, तो इसलिए आप इन ऑर्बिटल्स को नहीं देख पाओगे प्रैक्टिकली फिल करते हुए। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर, और ये ऑर्डर जो है वो किस बेसिस पे आया, aufbau प्रिंसिपल के बेसिस पे, जो n+l रूल को फॉलो करता है। तो इस तरीके से आप ये ऑर्डर जो है वो यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते टाइम। अब ये तो हो गया हमारा पहला रूल। तो अब अगर मैं इस ऑर्डर को लिखूं यहां पर 1s, इसकी एनर्जी कम, 2sa, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। तो ये हमारे पास ऑर्डर आएगा इन ऑर्बिटल्स का इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। अब देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एस सबशेल अगर कहीं पर लिखा हुआ है इस पूरे ऑर्डर में, तो एस सबशेल का मतलब होता है एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स। तो चाहे 1s है या 2s है या 3s है या 4s है या 5s है, 6s, 7s, इन सभी में एक ऑर्बिटल होता है, क्योंकि ml की वैल्यू एक ही आती है, दैट इज 0। और अगर कहीं पर p लिखा हुआ है इस लेवल में, इस एनर्जी लेवल डायग्राम में, जैसे कि 2p से शुरुआत होती है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, तो p का मतलब हो गया ml की वैल्यूज -1, 0, +1, तो 3 ऑर्बिटल्स हो गए इन सभी के अंदर। अगर कहीं पर d लिखा हुआ है, जैसे कि 3d, 4d, 5d, 6d, तो d का मतलब ml की 5 वैल्यूज होती है, -2, -1, 0, +1, +2। तो यहाँ पर आपको 5 ऑर्बिटल्स बनाने हैं इस तरीके से इन सभी में। कहीं पर अगर f लिखा हुआ है तो हमारे पास हाईएस्ट सबशेल f आता है, तो जैसे कि 4f, 5f, ये दो आएंगे। तो f का मतलब हो गया ml की वैल्यूज कितनी हो जाती हैं, 7। ml is equal to -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4f, तो 7 ऑर्बिटल्स हमें बनाने पड़ेंगे इस तरीके से। तो इन दोनों में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो हम देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल जो है वो क्या कहता है, सेकंड रूल है हमारा पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी स्टेटमेंट है, एन ऑर्बिटल इन एन एटम कैन हैव मैक्सिमम 2 electrons and they must have opposite spin। ये स्टेटमेंट है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल की। इसका एक और स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखा जाता है इसको। स्टेटमेंट है, no 2 electron in an atom can have same set of 4 quantum numbers। No 2 electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers। तो मैं अभी आपको जो बॉक्स बना के दिखा रहा था, जिसको मैंने बोला था ऑर्बिटल, एक बॉक्स का मतलब एक ऑर्बिटल,
इस ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, और वो भी कैसे, ऑपोजिट स्पिन के। सेम स्पिन वाले ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आप फिल नहीं कर सकते। दिस इज इनकरेक्ट। ये पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में भरे जा सकते हैं और वो ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। ऐसा क्यों, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ। अगर मैं इस और इलेक्ट्रॉन को ये मान लेता हूं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो मैं इस ऑर्बिटल में भरने वाला हूं वो एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, ताकि उसके रोटेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो इसको रिपेल ना करे, बल्कि ये आपस में अट्रैक्ट करें और इजीली फिल किए जा सके। अगर इन दोनों की स्पिन सेम हो गई तो ये क्या करेंगे, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। ये जिस डायरेक्शन में स्पिन करेगा उसी डायरेक्शन में ये भी स्पिन करेगा, और ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करना टिपिकल हो जाएगा। इस वजह से किसी भी एक ऑर्बिटल में, मतलब किसी भी एक बॉक्स में आप 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के पेयर अप नहीं कर सकते, हमेशा ऑपोजिट स्पिन के पेयर अप किए जाते हैं। तो ये बात पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ने बोली और इस बेसिस पे बोली, और इसी वजह से हमने पीछे जब क्वांटम नंबर्स लिखे थे तब मैंने आपको ये बताया था कि आपके मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथे क्वांटम नंबर में आपको डिफरेंस बिल्कुल मिलेगा डेफिनेटली। तो मान लो हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, ये जो एक बॉक्स बना रखा है ये 1s ऑर्बिटल का है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये फिल कर दिए। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन जो है एक की अपवर्ड है तो दूसरे की डाउनवर्ड है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1s ऑर्बिटल के इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर लिख के बताइए, तो आप किस तरीके से लिखोगे। 1s ऑर्बिटल था जिसको हम इस बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया गया। सबसे पहले n की वैल्यू आएगी, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन a जो है उसके क्वांटम नंबर्स हैं, a हमने मान लिया इसको जो उसकी अपवर्ड स्पिन है। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0, और अपवर्ड स्पिन को हम मानते हैं पॉजिटिव +12। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसकी डाउनवर्ड स्पिन रहेगी, इसको हम इलेक्ट्रॉन b मान लेते हैं। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0, लेकिन स्पिन क्या आएगी इसकी -12। तो चौथा क्वांटम नंबर बदल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप एक बॉक्स में, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी ये फिल किए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब आ जाता है तीसरा रूल। तीसरा रूल जो है वो ये कहता है, दिस इज कॉल्ड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहां लिख देते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbital do not start till each orbital, कौन सा ऑर्बिटल, जो डीजेनरेट होते हैं, is singly occupied। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, सिंगली, SINGLY। इसका ये मतलब हुआ जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जैसे कि हो गया 2p, जिसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स थे, 2px, 2py, 2pz, तो जिसको हम 3 बॉक्स बना के रिप्रेजेंट कर रहे थे। दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी सेम होती है। तो ऐसे केस में जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू करेंगे तो आप
पहला इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो अगले खाली ऑर्बिटल के अंदर फिल करेंगे। इसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी अगले खाली ऑर्बिटल में जाएगा। और तब तक आप पेयरिंग नहीं करोगे जब तक हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किया जाता। अगर कोई बच्चा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर देता है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अगला ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है और आप इसमें पेयरिंग करवा रहे हो। तो ये गलत है, ये सही है। आप तब तक पेयरिंग नहीं करवाओगे जब तक आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं एटम के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बॉक्स होता है, मतलब जैसे कि 1s 2s 3s, तो इनके अंदर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। एक ऑर्बिटल था और कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल है नहीं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो अब इसी में जाएगा। लेकिन जब डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जैसे कि p हो गए, d हो गए, इनके अंदर तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक हर एक खाली ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर देते हैं। जब ये सारे फिल हो जाते हैं उसके बाद आप पेयरिंग करवाएंगे इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन भरते जाइए और पेयरिंग करवाती जाइए। तो ये था हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन जो है इनको फिल करना है। अब इसमें एक वर्ड आया मल्टीप्लिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिसिटी? तो ये वर्ड आता है इस चीज से, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, इसको हम निकालते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, 2s + 1। और कैपिटल S क्या होता है? ये सम होता है स्पिन क्वांटम नंबर का। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी स्पिन का सम जो है वो करके आप स्पिन क्वांटम नंबर निकालते हैं। तो ये हम जो है वो लास्ट में न्यूमेरिकल पोर्शन में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल तो हम रूल्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब सीधा सीधा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही हमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को क्या करना पड़ेगा, अनपेयर्ड रखना पड़ेगा जब तक हमारे पास ऑर्बिटल्स एम्प्टी अवेलेबल हैं। अब देखो बच्चों, हम एक 3 रूल्स का यूज करके और कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अवगाव प्रिंसिपल था जिसमें ये बोला गया कि 1s ऑर्बिटल को पहले भरा जाएगा क्योंकि ये एनर्जी कम होती है इसकी। तो हम पहले हाइड्रोजन एटम जो है इसको देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस एटम में। और ये इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? तो अवगाव प्रिंसिपल डायग्राम क्या कह रहा है, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 1s को हम दिखा रहे हैं एक बॉक्स से। एक बॉक्स के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 1s ऑर्बिटल और उसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इसको लिखते टाइम हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो इसी सिंबल का यूज करके लिखा जाता है 1s1। तो ये हमारा ऑर्बिटल हो गया 1s ऑर्बिटल। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं वो हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन भरा है हमने तो इसको लिखा जाएगा 1s1। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हाइड्रोजन का। अब ऐसे ही हम यहां पर एक कॉलम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एटम, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया हमारा ऑर्बिटल। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। 1s ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी तो हमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 था, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां भरे जाएंगे? अभी 1s कंप्लीटली फिल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये बोला था कि एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो जब तक ये पूरा नहीं भर जाता तब तक हम अगले ऑर्बिटल पे नहीं जा सकते। तो इसलिए अब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी ऑर्बिटल में भरना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपोजिट स्पिन रखनी पड़ेगी। तो इस वजह से इसका
कंफिगरेशन जब लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा 1s2, दिस इज 1s ऑर्बिटल और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन फिल किए गए। फिर आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे 1s में, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जा सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, लेकिन इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो अगला ऑर्बिटल आ जाता है 2s, तो ये 1s लिखा था और ये 2s लिख दिया, तो 2s में अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। इसको हम क्या लिखेंगे? 1s2 2s1। अब इसके बाद नेक्स्ट एटम जो है वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे? 1s के अंदर, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में भरे जाएंगे। 1s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाद 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गए, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो गए, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2। फिर 2s के बाद किसका नंबर आता है? 2s के बाद नंबर आएगा 2p का। तो बेरिलियम के बाद आ जाता है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है इसमें। तो पहले तो 1s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर 2s ऑर्बिटल, इसमें भी 2 चले जाएंगे। अब इसके बाद 2p भरा जाएगा, तो यहां पर हम 1s 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, और 2p इसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों के पांचों डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये हो गया हमारे पास 1s2 2s2 2p1। तो इस तरीके से आज आपको असाइनमेंट के अंदर अप टू जिंक 30 एटॉमिक नंबर तक ऐसे बॉक्सेस बना के और इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखना है। तो यही आपका असाइनमेंट है आज के लिए। तो बच्चों, इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फिल करके, और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एटम्स के अंदर। तो आज का आपका असाइनमेंट अप टू जिंक तक आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखना है बाय यूजिंग दीज 3 रूल्स।